बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ के बारे में। कूलम्ब लॉ न सिर्फ मैट्रिक लेवल पे एफएससी बट इट इज़ आल्सो इंक्लूडेड इन मास्टर लेवल कोर्स। कूलम्ब लॉ से पहले मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा रिव्यू दूंगा चार्ज के बारे में। मैंने पिछले प्रीवियस जो वीडियो बनाई थी उसमें मैं चार्ज को डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो हम पढ़ चुके हैं कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर वाइल अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों सेम चार्जेस हैं तो ये आपस में रिपेल करेंगे, और नेगेटिव नेगेटिव अगेन आल्सो सेम चार्जेस, ये भी रिपेल करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव जो हैं बोथ आर अपोजिट चार्जेस, सो इट विल अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा, तो यही फिनोमेना एक एटम में होता है कि एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और उसके अराउंड ये लेट से न्यूक्लियस है तो इसमें होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और इसके अराउंड शेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो इनके दरमियान एक इंटरेक्शन है और वो है कूलम्बिक, यानी जो कूलम्स लॉ के ज़रिए हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो इंटरेक्शन है इन चार्जेस के दरमियान, यानी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव प्रोटॉन के दरमियान एक इंटरेक्शन है जिसकी वजह से ये बॉन्ड है। तो इसी तरह बाकी जितने भी मैटर्स हैं वो जो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बॉन्ड है आपस में, यानी एटम में, तो वो इसी चार्ज के इंटरेक्शंस की वजह से हैं। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी इंटरेक्शन की वजह से, इसी फोर्स की वजह से ये एटम होल्ड करता है। अच्छा, तो आते हैं फिर कूलम ने क्या एक एक्सपेरिमेंट किया 1785 में, और उसने इसी फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हुए एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें 2 पॉइंट चार्ज लिए। 2 पॉइंट चार्ज का मतलब है, पॉइंट चार्ज का मतलब है कि वो चार्ज यानी जिसका रेडियस उसके साइज डिस्टेंस के कंपैरिजन में स्मॉल हो तो उसे कहते हैं पॉइंट चार्ज। फॉर एग्जांपल ये चार्ज है तो इसका जो साइज है वो इनके डिस्टेंस के कंपैरिजन में स्मॉल हो तो उसे कहते हैं पॉइंट चार्ज। अच्छा, तो उसने 2 पॉइंट चार्ज लिए। लेट से एक का नाम है Q1। चार्ज का जो सिंबल है वो हम क्यों है, तो 2 चार्जेस हैं इसलिए डिफ्रेंशिएशन के लिए Q1 एंड Q2। Q1 एंड Q2 2 चार्जेस हैं। अच्छा, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये R है, डिस्टेंस इज R। अब कूलम ने जो ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो उसके मुताबिक जो कूलम लॉ का स्टेटमेंट है वो ये है कि ज़ाहिर बात है, हम कहते हैं कि चार्ज के दरमियान इंटरेक्शन होता है और इनके दरमियान जो फोर्स होता है एट में भी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स। या तो रिपल्सिव फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स इसलिए होगा कि अगर दोनों चार्जेस पे दोनों सेम चार्जेस हैं, यानी पॉजिटिव चार्जेस हैं या नेगेटिव है, जिसे यहाँ पे आप देख सकते हैं Q1 भी पॉजिटिव है एंड Q2 भी पॉजिटिव है। और या वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा जो सेकंड केस है, Q1 पॉजिटिव एंड Q2 नेगेटिव है। तो इस जो स्टेटमेंट है कूलम्स लॉ का वो ये है कि इन चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। यानी जो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 इनके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा। तो इसके हिसाब से जो स्टेटमेंट बनता है वो ये है कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन में कहूँगा तो इससे मुराद कि या अट्रैक्टिव फोर्स होगा या रिपल्सिव फोर्स होगा। अट्रैक्टिव के लिए
ऑलरेडी पता है कि चार्जेस अपोजिट होना चाहिए और रिपल्सिव के लिए सेम होने चाहिए। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस Q1 Q2। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना होता है ना, और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस से मुराद जो उसका मैग्नीट्यूड है यानी नंबर है। फॉर एग्जांपल Q1 आपके पास लेट से 3 कूलम है, Q2 ये लेट से Q1 है, और Q2 जो है ये लेट से 6 कूलम है या जो भी है। तो इनके प्रोडक्ट्स यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 कूलम, कूलम मल्टीप्लाइड बाय 6 कूलम जो चार्जेस हैं। एंड मैग्नीट्यूड से मुराद यही नंबर होता है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्स रिलेशन होगा किस चीज़ के साथ? इनके दरमियान जो डिस्टेंस है r, लेकिन उसके स्क्वायर्स इसी तरह जो फोर्स ऑफ एंड डायरेक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। फर्दर इसको प्रोसीड करते हैं। अगर इस स्टेटमेंट को हम लिख लें तो इस तरह लिखेंगे कि द फोर्स ऑफ attraction या रिपल्शन as directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the distance between them। डिस्टेंस बिटवीन देम से मुराद है कि चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है। मैं फिर से रिपीट करूंगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। सॉरी, यहाँ पे एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये डिफिनीशन अगर आप नहीं याद कर सकते तो आप याद करना रटा ज़रूरी नहीं है। सिंपली क्या करें कि मैथमेटिकल फार्मूला जो है उसको याद करें। कैसे कि दो चार्जेस है, लेट से एक है Q1 और दूसरा है Q2। अब डिपेंड करते हैं कि इस पे कौन से चार्ज है, लेट से पॉजिटिव है या नेगेटिव चार्ज है। तो इसके मुताबिक इस चार्जेस के नेचर के हिसाब से ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एक पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है। तो जो अट्रैक्ट करेंगे, ये जो इंटरेक्शन का फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, कूलम लॉ में ये कहते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है, यहाँ पे तो अट्रैक्ट करा है तो अट्रैक्टिव फोर्स हो गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। मैग्नीट्यूड से मुराद कि ये इसका मैग्नीट्यूड क्या है, लेट से ये 2 कूलम है, ये 3 कूलम है या जो भी है, इसके मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस की प्रोडक्ट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी Q1 Q2 को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जाहिर बात है जब ये चार्जेस हैं तो इनके दरमियान एक सेपरेशन डिस्टेंस है, इसको लेट से हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही फोर्स ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यहाँ पे वर्ड यूज हो गया है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अच्छा, अब इनको मिला के इसे कूलम लॉ का स्टेटमेंट बन जाता है। दो सिंपल चार्जेस हो और इनके दरमियान जो फोर्स हैं, वेदर इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव,
it will be directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them. तो अब आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये कूलम्स लॉ है। अच्छा, अगर आप इसको एक्सप्लेन करें तो ये उसका मैथमेटिकल फॉर्म है। और इसके इन दोनों को अगर हम कंबाइनली लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि F प्रोपोर्शनलिटी सिंबल Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जगह हम लिखेंगे एक कांस्टेंट जो कि K है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे K है और Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर अपनी जगह। ये इक्वेशन नंबर 4। ये जो है एक्चुअल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ का जो फार्मूला है, ये कूलम्स लॉ का फार्मूला है। तो इस फार्मूले से भी आप डिफिनीशन लिख सकते हैं इससे, क्योंकि इसमें कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम स्टेटमेंट में जिक्र नहीं करते कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, या सिंपली लिखें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन as directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance distance हम r से रिप्रेजेंट करते हैं तो square of distance between them। इसकी जगह मैंने k लिख लिया और जो k कांस्टेंट है इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है, ये एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। यानी मीडियम पे डिपेंड करते हैं। ये जो कांस्टेंट है तो ये उस फोर्स फार्मूले में आप पुट करोगे तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के लिए हैं, और एप्सिलॉन आर अगर हो जाए या एप्सिलॉन कोई और मीडियम के लिए हैं तो हर एक के लिए डिफरेंट वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट की। अच्छा, इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है इसको पढ़ा जाएगा, कैसे पढ़ोगे, एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसके साथ स्मॉल ओ टाइप लिखे हैं 0 तो इस वजह से नॉट। इसके एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है दैट इज 8.85 into 10⁻⁻12। और तो अगर ये सारी वैल्यू हम k में पुट करें तो k की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई की वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाइड बाई ये वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है 8.85 into 10⁻⁻12। तो इससे आते हैं k की वैल्यू आपके पास आएगी 9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये यूनिट कहाँ से आता है, ये उस फार्मूले में अगर आप पुट करें न्यूटन फोर्स की जगह। अच्छा, मीटर स्क्वायर आर पे स्क्वायर था इस वजह से मीटर स्क्वायर, और दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 तो वो मल्टीप्लिकेशन में है इस वजह से उस पर स्क्वायर आ गया। तो ये k की वैल्यू है। अब अगर आपने इस पर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो जस्ट k की वैल्यू ये वाला वैल्यू पुट कर लें, और Q1 Q2 जो आपको चार्जेस गिवन हो गए वो पुट कर लें, r डिस्टेंस है वो उसका स्क्वायर लेके आपके पास जो फोर्स हैं वेदर इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव वो आप फाइंड कर सकते हैं इसके ज़रिए। तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म था कूलम्स लॉ का, और होप सो कि आपको जो स्टेटमेंट है डिफिनीशंस वो क्लियर होगा। सिंपली कि जो कोई भी दो चार्जेस हैं आपके पास, लेट्स से F1 जो इन दोनों का Q1 Q2 दो चार्जेस हैं और इनका फोर्स होगा F1 F2। तो क्योंकि Q1 फोर्स इंटरेक्शन इसका होगा Q2 पे और Q2 का इसी तरह Q1 पे होगा। अगर ये इस पे फोर्स लगाते हैं तो ये भी इस पे फोर्स एग्जर्ट करेगा। ऐसा तो नहीं है कि एक फोर्स एग्जर्ट करता है दूसरा नहीं करेगा, दोनों करते हैं। तो
जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पे F1 और F2 यूज़ हुआ है वो इसलिए कि अगर F1 है या F2 है दोनों सेम हो गए, फोर्सेस क्या हो गए, सेम हो गए, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पे जब डिपेंड करता है तो चार्जेस तो वही, चार्ज का मैग्नीट्यूड तो वही होगा। जिस तरह मैंने बताया कि 3, 6 या जो भी उसका मैग्नीट्यूड होगा, तो वो अगर आप 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 करें फिर भी यही 18 आएगा, और या 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 करें फिर भी 18 ही आएगा। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट के बाद मैथमेटिकल फॉर्म भी हुआ, और यूनिट तो फोर्स का ऑलरेडी न्यूटन ही है, स्टेटमेंट भी हो गया। अब आते हैं इसके वेक्टर फॉर्म। चूँकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है। विदाउट डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। डिस्क्राइब करने के लिए दोनों चीज़ ज़रूरी होती हैं, तो उसे कहता है वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। लेट्स से यहाँ पे दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है R। अब वेक्टर फॉर्म में हमने यही करना है कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो हमारे पास आ जाएगा, लेकिन जो डायरेक्शन है वेक्टर में वो भी मेंशन करना होता है। तो जो दो चार्जेस हैं, अब ये यहाँ पे लेट्स से सिंप्लिसिटी के लिए हम दोनों पॉजिटिव लेते हैं, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो n के दरमियान जाहिर बात है नेचर दोनों सेम है दोनों चार्जेस का, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, यानी ये आपस में रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो इस केस में Q1 फोर्स एग्जर्ट करेगा Q2 पे और Q2 एग्जर्ट करेगा Q1 पे। तो जो Q1 एग्जर्ट करेगा Q2 पे उसको हम लिखेंगे F12। F12 का मतलब कि फोर्स ऑफ Q1 ऑन Q2 पहले, यानी Q1 का फोर्स Q2 पे, वो इक्वल होगा कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, इसी तरह इसका जो डिस्टेंस होगा वो आप लिखोगे R12। 1 2 से मुराद के डिस्टेंस फ्रॉम 1 to 2, 1 चार्ज यानी पहले Q1 चार्ज से Q2 तक। इसी तरह अगर आप Q2 यानी अगर दूसरे का इंटरेक्शन Q2 जो चार्ज है उसका इंटरेक्शन फोर्स Q1 पे, तो उसका आप लिखोगे F21। इसका मतलब कि फोर्स ऑफ चार्ज 2 ऑन चार्ज 1, यानी सेकंड चार्ज जो Q2 है उसका फोर्स किस पे, Q1 पे। तो K तो वैसे भी कांस्टेंट है, यहाँ पे आप Q2 Q1 लिख ले या Q1 Q2 लिख ले, ये मैटर नहीं करता क्योंकि इससे वैल्यू वही आएगी। और यहाँ पे आप लिखोगे R21। तो ये हम इसको वेक्टोरियल फॉर्म लिखेंगे। अब वेक्टर के लिए हमें चाहिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो आपके पास यहाँ से आएगा, डायरेक्शन कौन सा होगा, डायरेक्शन इसका अलोंग द पाथ जॉइनिंग बिटवीन देम, ये वाला डायरेक्शन होता है जिस पाथ के ज़रिए जॉइन करते हैं एक दूसरे को, ये वाला इसका डायरेक्शन होगा फोर्स का। अब ये डायरेक्शन है तो डिपेंड करते हैं, या तो ये पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा। पैरेलल कब होता है कि F12 और F21 जो हैं आप या तो पैरेलल होगी या एंटी पैरेलल होगी। मे बी अगर ये अट्रैक्ट करते हैं, जब ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो इनका डायरेक्शन ये होगा, और अगर ये रिपेल करेंगे तो फिर डायरेक्शन ये होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो उसके लिए हम अगर वेक्टोरियल फॉर्म लिखेंगे तो वो ऐसे लिखेंगे कि F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 एंड टू इसका यूनिट वेक्टर भी लिखेंगे डायरेक्शन के लिए। तो ये वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ हो गया। अब इसके बाद एक और भी यहाँ पे बात होती है कि F12 जो है वो इक्वल होगा F21 के बराबर। F12 इट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21। नेगेटिव से मुराद यहाँ पे ये नहीं कि कोई डिक्रीज वगैरह इसमें है, नेगेटिव मीन्स अपोजिट डायरेक्शन, यानी फोर्स Q1 का 2 पे जो है उतना ही फोर्स Q2 का Q1 पे होगा। दो चार्जेस हैं, एक Q1 एक Q2, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वट एवर, ये मैटर नहीं करता नेगेटिव और पॉजिटिव।
अच्छा, ये Q1 जितना फोर्स इस पे लगाएगा तो ये Q2 भी उतना ही फोर्स इस पे Q1 पे लगाएगा। क्यों? इसलिए कि फॉर्मूले को अगर आप देख लें, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे Q1 और Q2 दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। लेट से Q1 का मैग्नीट्यूड है 4 कूलम और इसका है 5 कूलम, या दोनों इक्वल है, वट एवर जो भी है। अब डिफरेंट मैं इसलिए लिखता हूँ कि पर आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई Q2 की जगह 5, तो 4 5 20 आता है। ये लेट से F12 का है। अब इसी तरह अगर दूसरा, इसके लिए हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 5। दूसरा जो Q2 इस पे एग्जर्ट करेगा तो उसमें हम क्या करेंगे, Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2, तो AC भी 20 आता है और AC भी 20 आता है। तो मैग्नीट्यूड क्या हुआ फोर्स का, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हुआ, यानी F12 जो है वो इक्वल है F21 के। लेकिन नेगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन अपोजिट होगा। डायरेक्शन कैसे अपोजिट होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। डायरेक्शन अपोजिट इसलिए होगा कि अगर ये दोनों सेम चार्ज है तो ये रिपेल करेंगे। पहली बात वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि अगर सेम चार्ज है क्या कर रिपेल करेंगे, अपोजिट है तो अट्रैक्ट करेंगे। ये डायरेक्शन अपोजिट इसलिए है कि ये जो चार्ज है Q1 अगर अट्रैक्टिव फोर्स है तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसका डायरेक्शन ये वाला हो गया। और अगर रिपल्सिव फोर्स है तो इसका डायरेक्शन ये इसको इस तरह रिपल करेगा, तो इसका डायरेक्शन फिर इस केस में ये बनता है। अब दूसरे का देखते हैं Q2 का। अगर अट्रैक्टिव फोर्स है तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये डायरेक्शन इसका भी अट्रैक्टिव का था, ये इसका है, तो आपस में क्या हो गया, अपोजिट हो गए कि नहीं हो गए। जिसे आप दोनों कोई मैं एग्जांपल दूं, कोई दो लड़के हैं, अगर ये इसको अपनी तरफ खींचता है, ये इसको अपनी तरफ खींचता है, ये वाला, और इसका जो फोर्स होगा तो इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो गया। अब दूसरा ये वाला भी अगर इसको इस तरह खींचता है, अपनी तरफ खींचता है, तो इसका डायरेक्शन क्या हुआ, उसके अपोजिट हो गया कि नहीं हुआ। तो लेट से जो फोर्स हैं वो जिस कूलम लॉ के मुताबिक अगर ये चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है, तो उस हिसाब से ये जितना फोर्स एग्जर्ट करेगा उतना ये भी करेगा, बट डिफरेंस क्या होगा, डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन में भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर्स में आते हैं कि ये शो करे कि न्यूटन थर्ड लॉ जो है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ वो वैलिड है या नहीं है। तो यहाँ पे भी अगर आप देख ले एक्शन रिएक्शन वाली बात आ जाती है कि F12 इज इक्वल टू नेगेटिव F21, यानी अपोजिट डायरेक्शन। तो हम यही कहते हैं कि रिएक्शन हैज़ अ रिएक्शन बट अपोजिट एंड डायरेक्शन। तो जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ये लगाएगा, रिएक्शन तो हुआ, अपोजिट डायरेक्शन, तो दूसरे का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो ये था वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म के बाद नेक्स्ट जो आते हैं वो इसकी एप्लीकेशन से। कूलम्स लॉ से हम डिस्टेंस या फोर्स दो चार्जेस के दरमियान फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट से आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 Q2। अब इन के दरमियान जो डिस्टेंस है R, इसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये आपस में एक दूसरे पे जितना फोर्स एग्जर्ट करते हैं वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन हो गया। दूसरा, इसके ज़रिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फार्मूला E इज इक्वल टू F और Q। तो F फोर्स हैं, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q चार्ज हैं। कूलम्स फोर्स अगर आपको पता हो तो आप उस जो है फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसके ज़रिए हम फोर्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो चार्ज हो तो फिर भी आप फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे E इलेक्ट्रिक फील्ड है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और Q जो है चार्ज है। और इससे हम एक और चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर मोर देन 1 पॉइंट चार्जेस हो, नहीं मोर देन 2 चार्जेस हो। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसके लिए हैं कि कूलम फोर्स के लिए 2 चार्ज का होना ज़रूरी है मिनिमम, क्योंकि एक सिंगल है तो उसका तो किसी के साथ इंटरेक्शन ही नहीं होगा, दूसरा चार्ज आएगा तो तब इनका आपस में इंटरेक्शन होगा। लेट से एक तीसरा चार्ज है Q3, फिर एक चौथा है Q4। तो ये सब पे जो फोर्स होगा, नेट फोर्स, वो क्या होगा, सुपरपोजिशन में ये होता है कि इन सबको आप ऐड करोगे, पहले इंडिविजुअली फाइंड करोगे, यानी Q1 का Q2 के साथ जो इंटरेक्शन है, इसका इसके साथ इंटरेक्शन, इसका इसके साथ इंटरेक्शन, हर एक का इंडिविजुअल इंटरेक्शन, Q1 F12
F23, F13, F14 सबका आपस में इंटरेक्शन, फिर नेट फोर्स जो होगा F इज इक्वल टू F12 प्लस F21, F13 एंड सो ऑन। तो ये इस तरह आप अगर मोर देन वन चार्जेस हैं, नहीं सॉरी टू चार्जेस हैं, तो वो भी आप उस पर नेट फोर्स जितना है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि एक सिंगल फोर्स, तो सिंगल चार्ज के केस में कूलम फोर्स आप नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, दूसरा चार्ज ज़रूरी है। उस टाइम तो वो फोर्स आई नहीं, वो इंटरेक्शन किसके साथ करेगा, तो अगर आप क्यों 2 0 पुट करें तो फोर्स मैग्नीट्यूड ही 0 हो गया। अच्छा, इसके बाद ये तो इसके कुछ पॉइंट्स थे जो हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी एप्लीकेशंस हैं, जो गाड़ियों पे पेंटिंग्स करते हैं, स्प्रे करते हैं, गाड़ी को जो कलर देते हैं, वो भी इसी के एप्लीकेशंस हैं। और प्रिंटर्स वगैरह जो आप फोटोकॉपी करते हैं, ये सारे इसी के एप्लीकेशंस में आते हैं। अब कुछ लिमिटेशंस भी है कूलम्स लॉ के। पहले ही बात यह है कि ये सिर्फ वहाँ पे हम यूज़ करते हैं जब चार्ज रेस्ट में हो, दोनों चार्ज क्या हो, रेस्ट में हो, तब हम ये यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर चार्ज मोशन में हो तो फिर हम कूलम लॉ यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। दूसरी बात यह है कि कूलम लॉ जो है सिर्फ उस केस में अप्लाइड होता है इनवर्स स्क्वायर जहाँ पे ओबे होता है, यानी ओवर आर स्क्वायर था। और इसकी एक और डिफ़िकल्टी ये होती है कि कूलम्स लॉ जो है डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट कूलम्स लॉ वेयर चार्जेस आर आर्बिट्रेरी शेप, मतलब इर्रेगुलर शेप हो, क्या हो, इर्रेगुलर शेप हो। तो उस केस में हम उसके दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना, या जैसे इर्रेगुलर शेप हो, फॉर एग्जांपल ऐसे कोई टैब का शेप है, तो इनके सरफेस पे जो भी चार्जेस हैं, लेट्स से इस पे बहुत सारे चार्जेस हैं इसके सरफेस पे, तो जो सरफेस पे चार्जेस हैं इर्रेगुलर शेप के लिए ये पर डिफ़िकल्ट हो जाता है। फाइंड तो आप कर लोगे बट डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए भी फिर उधर हम गॉस लॉ यूज़ करते हैं। और इस लॉ के ज़रिए हम बैक प्लैनेट पे भी डायरेक्टली उसको यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे भी बैक प्लैनेट्स पे चार्ज को कैलकुलेट करना। तो ये कुछ थे उसके लिमिटेशंस। अब एक लास्ट जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कूलम्स लॉ वर्सेस यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ 9th क्लास से शुरू होती हैं और आगे आप पढ़ोगे, तो इसका कूलम लॉ के साथ कंपैरिजन किया है। ये भी यहाँ भी फोर्स फाइंड करना है, यहाँ भी फोर्स है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर G M1 M2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस को, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस को। ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस स्क्वायर को, ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस स्क्वायर को। यहाँ भी एक कांस्टेंट है, यहाँ भी है, बट यहाँ पे ये डिफरेंस में आता है कि यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो k है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो g है। इसकी एक अलग वैल्यू है और इसकी एक अलग वैल्यू है। सिमिलरिटी में आप ये कह सकते हैं कि दोनों आर स्क्वायर को इन्वर्सली रिलेशन में है, दोनों हम प्रोडक्ट ऑफ ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को है और वो मैग्नीट्यूड ऑफ मास को प्रोडक्ट के डायरेक्ट रिलेशन में है। पहला पॉइंट ये है कि बहुत आर इन्वर्स स्क्वायर लॉ है, ठीक है। कूलम फोर्स जो है प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, वाइल ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, वाइल ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मासेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर नेक्स्ट बात, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक और मेन पॉइंट कि हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा हमेशा के लिए अट्रैक्टिव होता है, लेकिन कोलम्बिक फोर्स जो है वो या तो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, डिपेंड करता है चार्जेस पे। अगर सेम चार्जेस हैं तो रिपेल करेगा, अपोजिट है तो अट्रैक्ट करेगा। और कूलम्स लॉ जो है वो चार्जेस पे डिपेंड करते हैं, दूसरा जो है वो मासेस पे डिपेंड करते हैं। कूलम फोर्स स्ट्रॉन्गर है, ग्रेविटेशनल वीकर फोर्स होता है। और कूलम केस में जो कांस्टेंट है वो उसकी वैल्यू है 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्बिक स्क्वायर। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है जी, उसकी वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। थैंक यू। ये था आज का हमारा टॉपिक कूलम्स लॉ। इसके बारे में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, और तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या व्हाट्सएप पे भी डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं, या इसके अलावा आपको
और कोई ऐसे टॉपिक जिसमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो, जो क्लियर ना हो, तो मैं आप उसके लिए वीडियो बना सकता हूँ, वीडियो लेक्चर। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक किया करें। थैंक यू।